दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त केवल पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी वर्ल्ड इनसाइट। एनसीईआरटी फॉर ऑल की इस सीरीज में हम लोग बात कर रहे हैं भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांतों के ऊपर। और हम पिछले जो क्लाइमेटोलॉजी के सेक्शन में हम लोग पिछले क्लास में सीखे कि वायुमंडल का संगठन कैसा है। आज हम बातें कर रहे हैं वायुमंडल की संरचना के ऊपर, जो क्लाइमेटोलॉजी का एक महत्वपूर्ण, जो हम कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, इसे स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर भी, या स्ट्रेटा ऑफ एटमॉस्फेयर, या लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, वायुमंडल का संस्तर, बहुत सारे नामों से जाना जाता है। अब तक यहाँ एक प्रश्न यह उठता है अब कि आखिर वायुमंडल की जो परतें हैं उनका निर्माण कैसे हुआ। ठीक है, वो क्यों बनी, कैसे बनी, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड ऑफ इट, की जो लेयर्स हैं, डिफरेंट लेयर हैं, क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, मध्य मंडल है, ये बनी कैसे। क्या होता है कि गैसों का असमान वितरण, वायुमंडल की अलग अलग ऊंचाई पर अलग अलग गैसों और कणों की सघनता बदलती रहती है। निचली सतह पर अगर हम बात करें ट्रोपोस्फीयर में, तो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और जलवाष्प, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। और धूलकण बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, या जलवाष्प बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर देखने को मिलती है। लेकिन जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं, इनमें क्या होने लगती है, कमी आने लगती है। अब कमी के पीछे रीज़न है कि जैसे जैसे हम सतह से क्या करेंगे, सतह से ऊंचाई पर जाएंगे, तो जो ग्रेविटेशनल पुल है, जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है पृथ्वी की, यह कम होने लगेगी। गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम होगी तो यह भारी गैसों को तो पृथ्वी की सतह के आसपास ही हमको देखने को मिलेंगी, लेकिन जो हल्की गैसें हैं वो उच्च वायुमंडल में हमको देखने को मिलेंगी। जिसकी वजह से हमको पता लगा कि जैसे जैसे हम वायुमंडल में ऊंचाई पर जा रहे हैं, वैसे वैसे क्या हो रही हैं, हमको डिफरेंट परतें देखने को मिल रही हैं। दूसरा कारण है इसका तापमान में परिवर्तन। सूर्य की किरणें क्या होती हैं, पृथ्वी की सतह और वायुमंडल को अलग अलग तरीके से गर्म करती हैं। प्रत्येक परत में तापमान की प्रवृत्ति अलग होती है। क्षोभ मंडल में ऊंचाई पर जाने पर तापमान कम होता है। अगर हम समताप मंडल में बोलेंगे, तापमान ऊंचाई पर जाने पर बढ़ता है। मध्य मंडल में देखेंगे कि ऊंचाई पर जाने पर अगेन तापमान घटता है। तो जो तापमान में परिवर्तन है अलग अलग परतों का, वह भी एक कारण है कि वायुमंडल में विभिन्न परतें हमको देखने को मिलती हैं। तीसरा जो मैंने पहले बात कर दिया था गुरुत्वाकर्षण और दाब का, निचली सतह पर क्या होता है, दाब अधिक होता है और गुरुत्वाकर्षण अधिक होता है, और ऊपर जाते जाते दाब क्या होने लगता है, कम होने लगता है। दाब और घनत्व में अंतर से भी वायुमंडल की परतें अलग अलग दिखाई देती हैं। तो हम लोग बात करते हैं अब जो वायुमंडल की विभिन्न परतें हैं उनके ऊपर। सबसे पहली परत है क्षोभ मंडल, जिसको ट्रोपोस्फीयर बोला जाता है। इसकी क्या है, औसत ऊंचाई, पृथ्वी की सतह से औसत ऊंचाई है 12 किलोमीटर। ठीक है, अब लेकिन क्या होता है, यह ध्रुवों पर कम होती है इसकी ऊंचाई, और भूमध्य रेखा पे अधिक होती है। कारण क्या है इसके पीछे, जैसे पृथ्वी का जो शेप है वह शेप है इस तरीके से जियोइड, तो क्या होता है, भूमध्य रेखा बल्ज वाले रीजन है, और जो ध्रुव हैं यह क्या है, कम बल्जी रीजन है। तो इसमें क्या होता है, जैसे जैसे, या फिर दूसरा कारण है कि जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा पे बहुत ज़्यादा तापमान होता है। तापमान की वजह से क्या होते हैं, हवाएं संवहनिक यहाँ से बन के बहुत ऊंचाई पर उठ जाती हैं, जबकि ध्रुवों पर तापमान कम होता है तो हवाएं कम ऊंचाई तक ही उठ पाती हैं। जिसकी वजह से क्या होता है कि जो सतह है, या जो ध्रुव वाला रीजन है, उसके ऊपर क्षोभ मंडल की ऊंचाई होती है लगभग 8 किलोमीटर, और अगर हम भूमध्य रेखा पर देखें तो इसकी ऊंचाई होती है लगभग 16 किलोमीटर। तो 8 और 16 को हम जोड़ेंगे तो ये होता है 24, इसको हम 2 से भाग देंगे तो ये होता है 12। लेकिन कहीं कहीं पे यह आपको 18 लिखा भी मिलेगा, लेकिन हम एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हमको 12 किलोमीटर, अब 18 किलोमीटर भी हो सकता है, क्योंकि जब क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है भूमध्य रेखा पे, तो हवाएं क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा ऊपर तक उठने लगती हैं। तो उस समय हवाएं लगभग 8 किलोमीटर ध्रुवों पे और 18 किलोमीटर के आसपास, यहाँ भूमध्य रेखा के आसपास उठने लगती हैं। तो ये हो जाता है 26, 2 से हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाता है 13। तो लगभग 12 से 13 किलोमीटर औसत ऊंचाई क्षोभ मंडल की मिलती है। ठीक है,
प्रकाश संश्लेषण और जानवरों को श्वास लेने के लिए ही यह क्या है, बहुत आवश्यक परत है। इसी परत को बोलते हैं विक्षोभ मंडल। ठीक है, विक्षोभ का मतलब होता है बदलाव। तो इस परत में बदलाव इसलिए देखने को मिलते हैं क्योंकि इसमें मिलती हैं जो वायुमंडल के 3 प्रमुख संगठन हैं, गैस है, धूलकण है और जलवाष्प है। ठीक है, इन 3 प्रमुख जो वायुमंडल के संगठक है, इन संगठकों का सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज देखने को मिलता है वह इसी परत में देखने को मिलता है, क्षोभ मंडल में, ट्रोपोस्फीयर में देखने को मिलता है। तो जैसे जैसे हम ट्रोपोस्फीयर में क्या होते हैं, हम ऊंचाई पर जाते हैं, सतह से, पृथ्वी की सतह से जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं तो तापमान में आने लगती है गिरावट। ठीक है, तापमान में आने लगती है गिरावट क्योंकि ये जो 3 संगठक हैं प्रमुख, इसी में जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ठीक है, जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ग्रीन हाउस गैसेस जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, जलवाष्प अपने आप में एक ग्रीन हाउस गैस है। तो ग्रीन हाउस गैसेस के कंसंट्रेशन में होने लगती है कमी। इसी को बोलते हैं, जब हम वायुमंडल में सतह से ऊंचाई की ओर जाते हैं तापमान में कमी आने लगती है, और वो कमी आने की दर है 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर या 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर 165 मीटर। इसी को बोलते हैं NTLR, नॉर्मल टेम्परेचर लैप्स रेट, जिसको बोलते हैं सामान्य तापपतन दर। तो ऊंचाई पे जाने में तापमान में कमी आती है, इसी को बोलते हैं सामान्य तापपतन दर, नॉर्मल टेम्परेचर लैप्स रेट। अब क्या होता है, वायुमंडल का लगभग 99% जो जलवाष्प है और जो एरोसॉल्स हैं, वायुमंडल में निलंबित ठोस तरल कण जो हैं, ठोस या तरल कण जो होते हैं, वह सबसे ज़्यादा 99% तक इसी परत में हमको देखने को मिलते हैं, क्षोभ मंडल में ही देखने को मिलते हैं। यह सबसे घनी वायुमंडलीय परत है और जो इसके ऊपर बाकी वायुमंडल भार से संकुचित होता जाता है। तो वो ऊपर को अगर हम जाएंगे तो वहाँ पे गैसों का भार या धूल कणों का भार, जलवाष्प का भार क्या होने लगेगा, कम होने लगता है। ठीक है, पृथ्वी के अधिकांश मौसमी घटनाएं यहीं पर देखने को मिलती है, बादल यहीं पे बनते हैं, प्रिसिपिटेशन की जो भी पैटर्न होता है वो पूरा हमको यहीं पर देखने को मिलता है। तो यह बेसिकली क्या होती है, यह परत सबसे ज़्यादा विक्षोभ या सबसे ज़्यादा परिवर्तनशील परत होती है। अब इससे जो अगली परत है वह है समताप मंडल। समताप का नाम ही से आप देख रहे हैं कि समताप। अगर हम क्षोभ मंडल की एक और बात है कि इसकी ऊंचाई पे जाते जाते, अगर हम इसके औसत ऊंचाई को देखें, यहाँ पे जाते जाते तापमान में इतनी कमी आने लगती है कि जो 12 किलोमीटर औसत ऊंचाई है इसकी, यहाँ पे इसके तापमान में कमी आती है लगभग -60 से -65 डिग्री सेंटीग्रेड तक यहाँ पे तापमान हो जाता है इस परत का। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा तापमान गिर जाता है ऊंचाई पे जाते हुए। अगली परत है समताप मंडल, जिसको हम बोल रहे हैं स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर की जो औसत ऊंचाई है वो है 12 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के ऊपर। यहाँ पे सबसे ज़्यादा ओजोन परत देखने को मिलती है, जिसकी वजह से इस परत में तापमान ऊंचाई पर जाते हुए बढ़ता है। ठीक है, यहाँ पर ऊंचाई पर जाने पर तापमान बढ़ता है क्योंकि यहाँ पर उपस्थिति है ओजोन गैस की, O3 की। ठीक है, O3 क्या करता है, सूर्य से जो आने वाली पराबैंगनी किरणें हैं इनको सोख लेता है और यहाँ पर तापमान बढ़ा देता है इस परत का। अब यहाँ पे क्या होता है कि ओजोन के निर्माण की प्रक्रिया से ऊष्मा उत्पन्न होती है और यही ऊष्मा तापमान वृद्धि के लिए उत्तरदायी होती है। यहाँ बादल और मौसमी घटनाएं दोनों कम मिलते हैं या बहुत उससे रहित परत है यह, लेकिन ध्रुवीय समताप मंडलीय बादल मुख्य रूप से यहाँ पे सर्दियों के दौरान देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमको मिलते हैं उनको बोलते हैं मदर ऑफ पर्ल क्लाउड, मदर ऑफ पर्ल क्लाउड। ठीक है, ये हमको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, मदर ऑफ पर्ल क्लाउड, जिनको हिंदी में बोला जाता है मुक्ताभी मेघ। ठीक है, इनको हिंदी में बोला जाता है मुक्ताभी मेघ। तो मुक्ताभी मेघ क्यों मिल रहा है, जब क्षोभ परत है, क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल से ऊंचाई पर जब कोई जलवाष्प या धूलकण पहुंच जाते हैं तो ये यहाँ पे संघनित होने लगते हैं
और संघनित होकर यहाँ पे भी क्या बनाते हैं, थोड़ा बहुत बादल बनाते हैं। तो यहाँ पे जो हवाओं का पहुँचने का या जलवाष्प पे पहुँचने का कारण है वो होता है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट को मैं आगे जब एडियाबेटिक और डायबिटिक जो कंडीशन है वायुमंडल की उसके बारे में जब मैं अलग से एक विस्तार से बातें करूँगा कि NT-LR किस तरीके से एडियाबेटिक और डायबिटिक से अलग है, तो उसके ऊपर हम विस्तार से समझेंगे इस बात को कि एडियाबेटिक किस तरीके से जो गुप्त ऊष्मा है, ठीक है, संघनन की गुप्त ऊष्मा से किस तरीके से ऊपर जलवाष्प पहुंचती है और समताप मंडल में जाके जो मुक्ताभी मेघों का निर्माण होता है यहाँ पे किस तरीके से होता है वो देखने को मिलेगी। यह जो परत है समताप परत में जो भी वायुमंडल में हमारे क्या उड़ते हैं विमान, जो भी इंटरनेशनल एयरलाइंस उड़ती हैं वो यहीं पे उड़ती हैं इसी परत में, समताप मंडल में, क्योंकि यह क्या होती है, मेघ रहित होती है, साफ परत होती है जहाँ पे किसी भी तरीके के विक्षोभ हमको देखने को नहीं मिलते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जेट विमान वगैरह पूरे उड़ते रहते हैं। अब क्षोभ मंडल और समताप मंडल इन दोनों के बीच में एक परत है, इसका नाम है, परत क्या है, यह बेसिकली इन दोनों का एक संक्रमण क्षेत्र है, ठीक है। तो इस संक्रमण क्षेत्र का नाम है क्षोभ सीमा, ठीक है, क्षोभ सीमा, जिसको बोलते हैं ट्रोपोपॉज। तो इस ट्रोपोपॉज में भी क्या होता है, तापमान स्थिर रहता है। यहाँ पे ट्रोपोपॉज में तापमान में कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिलता है, या ऊंचाई पर जाने पर तापमान में थोड़ा बहुत हमको परिवर्तन देखने को मिलता है। इसीलिए ट्रोपोपॉज वाले क्षेत्र को शांत क्षेत्र भी बोला जाता है तापमान के लिए। अब अगर हम समताप मंडल में तापमान की बात करें तो समताप मंडल में तापमान पहुंच जाता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इससे नीचे जो क्षोभ मंडल में था वहाँ पर तापमान था 60 डिग्री सेंटीग्रेड से 65 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस में। तो यहाँ से समझिए आप कि लगभग 60-65 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाता है, किसकी वजह से, ओजोन की वजह से। ओजोन के कारण 60 से 65 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ जाता है, जिसकी वजह से तापमान पहुँच जाता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक। अगली जो परत है उसका नाम है मध्यमंडल, ठीक है, मेसोस्फीयर। मेसोस्फीयर की जो औसत ऊंचाई है वह है 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक, ठीक है। ओजोन परत की इसकी समताप मंडल की एक और विशेषता यहाँ पे आपको समझ लेनी चाहिए, जो समताप मंडल में सबसे ज़्यादा ओजोन मिलती है, ठीक है। ओजोन जो सर्वाधिक यहाँ पे मिलती है वह मिलती है 20 किलोमीटर से 35 किलोमीटर के मध्य में। तो सर्वाधिक ओजोन पूछ लेता है इसको कि सर्वाधिक ओजोन किस क्षेत्र में मिलती है, तो 20 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पे सर्वाधिक ओजोन देखने को मिलती है। मध्यमंडल जो 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर के बीच फैला हुआ है, इसमें क्या होता है, ऊंचाई पर जाते हुए तापमान गिरने लगता है। यहाँ पर तापमान गिरने का कारण फिर से वही है कि जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनमें ऊंचाई पर जाते हुए कमी आती है, जिसकी वजह से इसका तापमान हो जाता है लगभग -85 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि अभी तक समताप मंडल में कितना हो गया था, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जैसे जैसे ऊंचाई पर जा रहे हैं तापमान में हो रही है गिरावट, और इस तापमान के ऊपरी सतह पर तापमान हो जाता है -85 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगेन 85 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान लगभग यहाँ पे गिर रहा है या कमी आ रही है, ठीक है। मध्यमंडल और समताप मंडल के बीच में हमको क्या मिल रहा है, संक्रमण का क्षेत्र मिल रहा है, जिसमें दोनों परतों के गुण देखने को मिल रहे हैं, उसको बोलते हैं समताप सीमा, ठीक है। इसको बोलते हैं समताप सीमा, या इसको बोलते हैं स्ट्रेटोपॉज, ठीक है, स्ट्रेटोपॉज बोला जाता है। मध्यमंडल में ऊपरी परत में मौजूद क्या होते हैं, जो दुर्लभ जलवाष्प है, यहाँ पे भी बहुत रेयर मात्रा में थोड़ी बहुत जलवाष्प देखने को मिलती है। कहाँ पे, मध्यमंडल में। तो इस जलवाष्प के कारण यहाँ पे जो अंतरिक्ष के जो धूलकण हैं उनके वजह से, और जो थोड़ा बहुत जलवाष्प यहाँ पर मिल रही है, इसकी वजह से यहाँ पर बनते हैं निशादीप्त बादल, ठीक है। यहाँ पर देखने को मिलते हैं हमको निशादीप्त
बादल। तो निशादीप्त बादल की यह परत हमको यहाँ पे देखने को मिलती है, जिनको बोलते हैं न्यूक्टिल्यूसेंट क्लाउड। तो निशादीप्त बादल, इस बात को आप याद रखिएगा कि मदर ऑफ पर्ल क्लाउड मिल रहे थे स्ट्रेटोस्फीयर में, समताप मंडल में, और जो न्यूक्टिल्यूसेंट क्लाउड हैं, नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड या निशादीप्त बादल हैं, वो हमको देखने को मिल रहे हैं कहाँ पे, मध्यमंडल में, क्योंकि यहाँ पर जो छिटपुट जलवाष्प कभी कभी हमको देखने को मिलती है, और जो अंतरिक्ष के धूलकण हैं उन दोनों की वजह से, क्योंकि धूलकण क्या कर रहे हैं, मैंने पिछली क्लास में बताया था कि वो एक प्लेटफॉर्म का काम कर रहे होते हैं जलवाष्प के लिए, जो क्या करते हैं, जलवाष्प को अपने साथ चिपका देते हैं, जिसकी वजह से होता है संघनन। तो यहाँ पे ऊपरी परत में दुर्लभ जलवाष्प की वजह से क्या होता है, बादलों का निर्माण होता है, जो क्या कहते हैं, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे ऊंचे बादल इसी परत में देखने को मिलते हैं। अधिकांश उल्कापिंड इसी वायुमंडलीय परत में जल जाते हैं। ठीक है, तो ये जो मेसोस्फीयर है, यहाँ पे घर्षण की वजह से जो भी उल्कापिंड होते हैं, मीटियोर्स होते हैं, यहाँ पे घर्षण बल की वजह से जल जाते हैं। साउंडिंग रॉकेट और रॉकेट के चलने वाले विमान मध्यमंडल तक ही पहुंच सकते हैं। समताप मंडल और मध्यमंडल को अलग करने वाली जो संक्रमण सीमा है वो मैं आपको बता चुका हूँ कि यह है स्ट्रेटोपोज। अगली सीमा है तापमंडल, जिसको आयन मंडल भी बोला जाता है। आयन मंडल क्या है, जो सूर्य के प्रकाश यहाँ पे आते हैं, सूर्य की किरणें, तो यहाँ पे जो गैसेस होती हैं, हाइड्रोजन है, हीलियम है, वो बनाते हैं आयन, जो सूर्य से आने वाली किरणों को यहीं पे क्या कर लेती हैं, सोख लेती हैं। ठीक है, यहीं पे पृथ्वी उसको सोख लेती है। इन आयनों की वजह से क्या होता है, इस परत का तापमान बहुत अधिक तक बढ़ जाता है। तो इसकी औसत ऊंचाई होती है लगभग 880 किलोमीटर से 400 किलोमीटर के मध्य। ठीक है, निचले हिस्से में आयन मंडल है, जिसके सबसे निचले हिस्से में ही क्या दिखता है हमको, हाइड्रोजन और हीलियम की जो उपस्थिति है उसकी वजह से यहाँ पे आयन दिखने को मिलते हैं हमको, अलग अलग तरीके के रेडियो सक्रिय जो तत्व हैं। इस परत में क्या होता है, ऊंचाई पर जाने पर तापमान बढ़ता है, और वो बढ़ते बढ़ते पहुंच जाता है लगभग 2000 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। यहाँ पर तापमान बढ़ता है तापमंडल में। ठीक है, और तापमान रेडियो सक्रिय पदार्थों में जो अधिकता है उसकी वजह से यहाँ पर तापमान बहुत अधिक बढ़ जाता है। इस परत में पाए जाने वाले अणुओं का घनत्व क्या होता है, बहुत कम होता है, जिसके कारण ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है, और बादल और जलवाष्प दोनों से मुक्त यह परत रहती है। यहाँ पर ना तो बादल मिलते हैं, ना ही किसी तरीके का कोई जलवाष्प यहाँ पे हमको देखने को मिलता है। लेकिन अरोरा ओरियालिस और अरोरा बोरियालिस, यहाँ पे जो अरोरा बोरियालिस और अरोरा ऑस्ट्रियालिस, दो अलग तरीके का जो ध्रुवीय प्रकाश है, वह प्रकाश हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। उत्तरी अक्षांश में मिलता है अरोरा बोरियालिस, और दक्षिणी गोलार्ध में मिलता है अरोरा ऑस्ट्रालिस। ठीक है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिस हमारा दक्षिणी गोलार्ध में ही है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, इसकी वजह से दक्षिण में मिलता है अरोरा ऑस्ट्रेलिस, और उत्तर में मिलता है अरोरा बोरियालिस। ठीक है, जो क्या होते हैं बेसिकली नॉर्दर्न लाइट और सदर्न लाइट भी इनको बोला जाता है। नॉर्दर्न लाइट को बोला जाता है अरोरा बोरियालिस, और सदर्न लाइट को बोला जाता है अरोरा ऑस्ट्रेलिस। तापमंडल में तीन और परतें देखने को मिलती है। ये है डी परत, ई परत और एफ परत। हाइट के आधार पे इनको यहाँ पे इन परतों को देखा गया है, जिनमें रेडियो तरंगों का परावर्तन होता रहता है। जो डी परत है, डी परत की औसत हाइट होती है 60 से 100 किलोमीटर तक, 60 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक। तो जो हमारे यहाँ से रेडियो, यहाँ पे कोई रेडियो वो है स्टेशन है, यहाँ से जो भी रेडियो तरंगें जाती है, और तो इस तापमंडल से वो क्या आ जाती हैं, नीचे वापस यहाँ पे हमको दोबारा से परावर्तित होकर पृथ्वी की सतह की ओर आती हैं। इसीलिए इन तीन परतों का, अलग अलग परतों का निर्माण हुआ
यहाँ पर खोजी गई डी परत, ई परत और एफ परत। डी परत को बोला गया 60 से 100 किलोमीटर है। तो इसको इसमें बोला गया कि जो लॉन्ग वेव है, रेडियो की जो लॉन्ग वेव है, दीर्घ तरंग जिनको बोलते हैं, वह इतनी ऊंचाई से जाके क्या हो जाती हैं, परावर्तित हो जाती हैं, नीचे की तरफ आती हैं। तो डी परत किसके लिए फेमस है, दीर्घ तरंग। ठीक है। इसके बाद 90 किलोमीटर से 130 किलोमीटर के बीच में है ई परत। यहाँ से बोला जाता है कि जो मध्यम, ठीक है, जो मध्यम परत हैं, जो मध्यम तरंगे हैं, मध्यम तरंगे यहाँ से परावर्तित होती हैं। और 130 किलोमीटर से 300 किलोमीटर के आसपास का जो रीजन है, यहाँ से होती हैं शॉर्ट वेव परावर्तित, नीचे की तरफ परावर्तित होती हैं पृथ्वी की सतहों की तरफ, जिनको क्या बोलते हैं, लघु तरंगे। तो ये 3 तरंगों के आधार पे ये 3 अलग अलग पेटियां या अलग अलग यहाँ पे जो वो देखी गई परतें वो हैं डी, ई और एफ। डी की ऊंचाई है 60 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक, जहाँ से लॉन्ग वेव पर परावर्तित होती हैं। ठीक है। उसके बाद है मध्यम वेव जो है ई परत, जिसकी हाइट होती है 90 से 130 किलोमीटर तक। यहाँ से मध्यम वेव, शॉर्ट वेव, मीडियम वेव और लॉन्ग वेव जिनको बोलते हैं, तो यहाँ से होती है मीडियम वेव प्रसार जो परावर्तित। और जो अगली परत है ई परत, एफ परत जिसको हम बोल रहे हैं, तो एफ परत की हाइट है 130 किलोमीटर से 300 किलोमीटर तक, और यहाँ से परावर्तित होती हैं शॉर्ट वेव, ठीक है, जिनको हम बोल रहे हैं लघु तरंगे। तो ये यहाँ से हमको रेडियो तरंगे परावर्तित होती हुई दिखती हैं, अलग अलग परिवर्तन जो हमारे यहाँ पे अलग अलग क्या हैं, परतें हैं। इन मध्यमंडल और तापमंडल के बीच में भी हमको क्या देखने को मिलता है, एक ट्रोपोपॉज और स्ट्रेटोपॉज की तरह ही एक पॉज यहाँ को भी देखने को मिलता है, संक्रमण का जोन देखने को मिलता है, जिसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मेसोपॉज। ठीक है, इसी को बोला जाता है मेसोपॉज। तो यहाँ पे यह देखने को मिलता है मेसोपॉज किस किस के मध्य में, आयन मंडल या तापमंडल और मध्यमंडल के बीच वाला जो ये क्षेत्र है, इसी को बोलते हैं बेसिकली मेसोपॉज। अगला जो इसके बाहर का जो सबसे बाह्य परत है, जिसको हम एक्सोस्फीयर भी बोलते हैं या बाह्य परत भी बोला जाता है, इसकी हाइट है 400 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर, या फिर अगर हम 400 किलोमीटर से आगे का जो भी क्षेत्र है, इसको हम एक्सोस्फीयर के अंतर्गत रखते हैं। इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन और हीलियम जैसी प्रमुख हल्की गैसें मिलती हैं और बहुत कम घनत्व होता है इनका, जो एक दूसरे से क्या होती हैं, बहुत दूर दूर होती हैं। इस परत में अणु क्या करते हैं, गुरुत्वाकर्षण से बचने के लिए पर्याप्त, अब इनका गुरुत्वाकर्षण कम होता है, जिसकी वजह से अणुओं की क्या होती है, गति बहुत तेज होती है। पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले अधिकांश उपग्रह इसी परत में एक्सोस्फीयर में ही छोड़े जाते हैं, क्योंकि जो जियो सिंक्रोनाइज और जो सन सिंक्रोनाइज अलग अलग उपग्रह होते हैं, तो उनकी हाइट भी अलग अलग होती है। भूस्थैतिक उपग्रह और सनस्थैतिक उपग्रह, तो इनकी हाइट होती है भूस्थैतिक की लगभग 36,000 किलोमीटर और इनकी होती है सन सिंक्रोनाइज की 700 से 900 किलोमीटर। तो ये सारे जो भी हैं सन सिंक्रोनाइज और जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट, वो यहीं पे देखे जाते हैं बाह्य वायुमंडल में। तो इसमें क्या होता है, जैसे जैसे ऊंचाई पे जाते हैं तो तापमान में क्या होती है, अत्यधिक वृद्धि देखने को मिलती है। और तापीय वृद्धि क्यों हो रही है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पूरा वायुमंडल, जो सूर्य का वायुमंडल है, सूर्य के वायुमंडल के साथ यह सारी हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस जो यहाँ पे मैक्सिमम देखने को मिल रही हैं, H2 और He, तो यहाँ पे इनकी वजह से क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा तापमान बढ़ रहा है। अगर अब हम बात करें इसके जो रासायनिक आधार थे वायुमंडलीय परतों के, तो रासायनिक आधार पर वायुमंडलीय परतों को 2 भागों में रखा, एक को सममंडल बोला और एक को विषम मंडल बोला। सममंडल मीन्स जहाँ पे क्या है, जो बेसिकली जो गैसों का घनत्व है अधिक घनत्व वाली गैसें हैं और गैसें क्या हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, ये है विरल विषम वायुमंडल, इसको हम बोल सकते हैं विरल वायुमंडल भी। ये है सघन वायुमंडल, ठीक है, यह सघन वायुमंडल है, यह विरल वायुमंडल है। तो सघन वायुमंडल लगभग 100 किलोमीटर
ठीक है। सतह से लगभग 100 किलोमीटर ऊंचाई तक के जो भी है यहाँ पर जलवाष्प मिल रही है, धूलकण मिल रहे हैं, गैसेस मिल रही हैं, गैसेस में भी ऑक्सीजन लेयर मिल रहा है, नाइट्रोजन लेयर मिल रहा है। तो जो अलग अलग तरीके के यहाँ पे हीलियम स्तर और जो हाइड्रोजन स्तर है वो यहाँ पर मिलता है, यह क्योंकि विरल है। जो सघन वायुमंडल में हमको नाइट्रोजन स्तर, लगभग हमको नाइट्रोजन स्तर देखने को मिलता है। अगर हम नाइट्रोजन स्तर की बात करें तो नाइट्रोजन मैक्सिमम हमको देखने को मिलती है 200 किलोमीटर के आसपास। और अगर हम ऑक्सीजन लेयर की बात करें, ऑक्सीजन स्तर की बात करें तो 1120 किलोमीटर के आसपास तक हमको क्या देखने को मिलती है, हाइड्रोजन देखने को मिलती है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि जो सममंडल हैं, सममंडल में ऑक्सीजन किस ऊंचाई तक पाई जाती है, या फिर वायु सममंडल में कौन कौन सी वायुमंडल की परतें हैं। तो क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल, ठीक है। ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर और मेसोस्फीयर, इन तीनों से मिलके बना होता है हमारा क्या, सममंडल। और विषम मंडल, तापमंडल और बहिर्मंडल बेसिकली एक चुंबकत्व मंडल होता है जिसकी ऊंचाई मानी गई है 80,000 किलोमीटर, ठीक है। बहिर्मंडल से जो अगला हमारा एक मंडल और माना गया है, इसको बोलते हैं चुंबकत्व मंडल या मैग्नेटोस्फीयर, जिसकी हाइट 80,000 किलोमीटर तक मानी गई है। और बोला है कि 80,000 किलोमीटर पर फिर क्या हो रहा है, जो सूरज का वातावरण है, जो सूरज का वायुमंडल है, वो पृथ्वी के वायुमंडल से को टेक ओवर कर रहा है। और यहीं पे एक होता है हेलियोपोज बनाता है, जो क्या करता है, सूरज के वायुमंडल को पृथ्वी के वायुमंडल से अलग करता है। तो अगर हम विषम मंडल की बात करें तो तापमंडल है, बहिर्मंडल है और चुंबकत्व मंडल है, ठीक है। तो मुख्य रूप से इन दोनों को आप याद करिए, तापमंडल और बहिर्मंडल, ये हमको क्या मिलता है, विषम मंडल। यहाँ पे है गैसेस की क्या, विरलता। तो हीलियम स्तर जैसे है 3520 किलोमीटर तक हमको हीलियम मिलती है, या 3520 किलोमीटर तक ही मोस्ट ऑफ हमको हाइड्रोजन देखने को मिलते हैं। तो हाइड्रोजन स्तर और हीलियम स्तर कहाँ पे है, विषम मंडल में, जबकि ऑक्सीजन स्तर और नाइट्रोजन स्तर कहाँ पे है, सम मंडल में। तो सम मंडल और विषम मंडल में बेसिकली जो गैसेस का घनत्व है उसकी वजह से यहाँ पर डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं। तो ये था हमारा पृथ्वी का, जो हम वायुमंडल की संरचना की बात कर रहे थे, वायुमंडल की लेयर्स की बात कर रहे थे कि किस तरीके से ऊंचाई पे जाते हुए तापमान में गिरावट आ रही है, क्यों आ रही है। तो हमने आज के अपनी इस क्लास में इन सारी बातों के ऊपर चर्चा की, और हम आगे अब बातें करेंगे कि NTLR और एडियाबेटिक। NTLR जिसको नॉर्मल टेम्परेचर लैप्स रेट हम बोल रहे हैं, कि ऊंचाई पर जाते हुए तापमान में गिरावट आ रही है। गिरावट आने के पीछे कारण है धूलकणों की कमी, जलवाष्प की कमी, ठीक है। और जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, डिफरेंट ग्रीन हाउस गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, सल्फर ऑक्साइड है, मीथेन है, ठीक है। जलवाष्प अपने आप में एक ग्रीन हाउस गैसेस हैं। इनमें जो आने वाली कमी है, इसकी वजह से तापमान क्या होता रहता है, गिरता रहता है ऊंचाई पे जाते हुए, ठीक है। और एडियाबेटिक में अगर हम बात करेंगे तो फिर एडियाबेटिक को हम समझेंगे कि शुष्क एडियाबेटिक क्या है, या फिर जिसको हम ड्राई एडियाबेटिक बोल रहे हैं, या फिर मॉइस्ट एडियाबेटिक क्या है, वह किस तरीके से किसी ऊपर उठती हुई वायु के तापमान में डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं, उसको हम अपनी अगली कक्षा में समझेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।